जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं के भूगोल का अध्याय 6 है, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसके जो MCQs क्वेश्चन है उसके वीडियो का पार्ट फर्स्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस हिसाब से यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ठीक है, हमें ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पनामा अटलांटिक रेल मार्ग, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग, श्रीनगर कन्याकुमारी रेल मार्ग। ठीक है, तो इसका जो ये ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, सबसे जो है तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को, ठीक है, रूस की राजधानी क्या हुआ है, रूस की जो राजधानी है वो क्या है, वो मॉस्को है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी जो है मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरे हुए जो है तो व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है और इसकी शाखाएं मंगोलिया से जोड़ती हुई चीन तक जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की स्थापना कब हुई थी, तो यह जो है तो 1891 से लेकर 1916 ईस्वी के बीच में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना। ठीक है, और अगर हम यह बात करें कि यह रेल मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई कितनी है, तो 92 कितनी है, 92 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो लंबाई है कितनी है, 92 किलोमीटर, यानी कि 9289, ठीक है, किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। ठीक है, तो सबसे महंगे की बात हो रही है, सबसे महंगा साधन तो जो जल मार्ग है वह तो सबसे सस्ता साधन है, सड़क मार्ग वह थोड़ा सस्ता साधन वो भी है, रेल मार्ग ये भी सस्ता साधन है, लेकिन जो ये वायु मार्ग है ये बहुत ही जो है तो महंगा साधन है। ठीक है, इन जो हमें मार्ग दिए गए हैं इन मार्गों में से सबसे जो है तो महंगा साधन कौन सा है, सबसे महंगा साधन जो है वो है वायु मार्ग, क्योंकि इसमें किराया जो है तो बहुत लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको सतना से भोपाल जाना हो तो लगभग 5,000 रुपये किराया लगेगा, जबकि आप अगर जो है तो सड़क के माध्यम से जाएंगे तो उतना किराया नहीं लगेगा, जल के माध्यम से जाएंगे तो नहीं लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन वायु मार्ग में लगेगा। इसलिए जो है तो सबसे महंगा जो साधन है परिवहन का वो है वायु मार्ग। ठीक है, इसका बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बाकी जल परिवहन तो विश्व का सबसे सस्ता परिवहन है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांस खाने वाली मछली कौन सी है जो मांस खाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जैसे पिरान्या है, झींगा है, रोहू है, हिल्सा है। ठीक है, तो इसका जो ये ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, पिरान्या। ठीक है, ये मछली जो है तो क्या करती है, मांस खाती है। ठीक है, और यह जो है तो ताजे पानी की मछली है और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है इसकी प्रजाति। ठीक है, और इनका जो दांत होते हैं उन दांत का तेज बहुत है। ठीक है, इन्हें वेनेजुएला में कैरिब्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कैरिब्स, CARIB
ES कैरीब कहते हैं, कैरीब्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है तो इस तरीके का होती है, ऐसे होती है, इस प्रकार का होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके की है। ठीक है, यही होती है पिरान्या मछली। ठीक है, और यह जो है तो मांस का प्रयोग करती है, मांस खाती है, अपना जीवन यापन मांस खाकर जो है तो करती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, अमेजॉन के मैदान में और ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसका जो है तो ऑप्शन नंबर जो है तो बी सही हो जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है दोस्तों, यह भारतीय गैंडा भी होता है जिसे एक सींग वाला गैंडा कहते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया है। यह पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है, जहां इनकी संख्या हिमालय की तलहटी में नदियों वाले वन क्षेत्रों तक सीमित है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो दो सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो दो सींग वाला जो गैंडा है वह है सुमात्रा, यानी कि बोर्नियो और सुमात्रा के निचले इलाकों और उनकी ऊंचाई वाले घने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो वो इस प्रकार से है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश किस रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ठीक है, वो किस रेखा के जो है तो मध्य में यानी बीच में स्थित है। ऑप्शन है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, मध्य रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा जो है तो कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये हमारी जो है तो पृथ्वी है। ठीक है, और इसमें जो है तो ये विषुवत रेखा है, और ये वाली जो है विषुवत रेखा के जो है तो ऊपर 13.5 डिग्री पर खींची गई रेखा, 13.5 डिग्री पर जो है तो खींची गई रेखा क्या कहलाती है, कर्क कहलाती है। ठीक है, और विषुवत रेखा के नीचे 13.5 डिग्री पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, मकर कहलाती है। ठीक है, इसका जो मान होता है इसका भी मान 13.5 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका भी मान 13.5 डिग्री होता है। इसका भी मान, इसका जो विषुवत रेखा है ये विषुवत है। ठीक है, विषु, ये विषु है, इसका जो मान है वो कितना है, 13.5 डिग्री है विषु का जो मान है। ठीक है, और कर्क रेखा का भी, कर्क रेखा का 23.5 और मकर का 23.5, लेकिन विषु का जो है तो मान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है तो किस रेखा में है, तो उष्णकटिबंध, उष्ण का मतलब होता है पूरी तरह से गर्म वाला क्षेत्र। तो गर्म वाला क्षेत्र क्या होता है, जो हमारा ये कर्क रेखा और मकर रेखा है इनके बीच में हमेशा जो है तो गर्म वाला क्षेत्र है, क्योंकि सूर्य जो है तो वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही चमकता है। सूर्य जो है तो हमेशा यहाँ यहाँ चमकता रहता है, यहाँ यहाँ। ठीक है, इसीलिए कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच जो है तो सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय प्रदेश बताया गया है। कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसे बताया गया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को। ठीक है, क्योंकि सूर्य यहीं पर जो है तो वर्ष भर चमकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उस नदी को क्या कहते हैं। ठीक है, कोई नदी है किसी जलराशि में वो मिलती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है मुहाना, सहायक नदी, जलप्रपात, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, जिस स्थान पर कोई भी नदी
किसी भी जल राशि में मिलती है उसे जो है तो मुहायना कहते हैं। जल राशि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर नदियाँ आकर के आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। तो नदियाँ जहाँ पर आकर मिलती हैं ना, वही है मुहायना, ठीक है। जहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं। जलप्रपात का मतलब तो ये होता है कि ये जलप्रपात है, ये नीचे जल गिर रहा है, ये जल गिर रहा है, इधर से आ करके ये नीचे जल गिर रहा है, यही है जलप्रपात, ठीक है। अब मुहायना क्या होता है, जैसे इधर से भी जल गिर रहा है और आ करके यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। इधर से आता है, यहाँ पे गिर करके यहाँ पे मिल जाता है ना, यही है मुहायना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजन नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, गंगा यमुना नदी बेसिन, ठीक है। तो इसका जो है तो अमेजन नदी बेसिन, ठीक है, यानी कि बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, अमेजन नदी बेसिन। दोस्तों अगर बेसिन की बात करें तो जैसे जो है तो ये मुख्य धारा है, यहाँ पर जो है तो बहुत सारी जो है तो नदियाँ मिल करके और ये पूरा जल जो है तो बह रहा है। इसमें क्या है कि इधर से भी एक शाखा आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से चारों तरफ से जो है तो धाराएं आकर मिल रही हैं, ठीक है। तो जहाँ का जल आ करके जो है तो मुख्य नदी में मिलता है और फिर मुख्य नदी उस जल को बहा ले जाती है, वही जो है तो नदी बेसिन कहलाता है। जैसे यहाँ का जल आ गया तो ये नदी बेसिन कहला गया, यहाँ का जल आकर इसमें मिला तो नदी बेसिन, यहाँ का जल आकर इसमें मिला तो वो नदी बेसिन कहलाता है। कितनी लंबाई है इसकी, तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 69-15,000, ठीक है, 69-15,000, ठीक है, इतना, ठीक है। इतना जो है तो किलोमीटर वर्ग इतना बड़ी है ये नदी बेसिन, ठीक है। अमेरिका महाद्वीप का लगभग 40% यह बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, ठीक है, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला के देशों में स्थित है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन का जो नाम अगर हम बात करें तो वही है अमेजन बेसिन। दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन नदी और उसकी सभी सहायक नदियाँ 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को सुखा देती हैं। कि मिलियन वर्ग किलोमीटर वर्ग, ठीक है, इतना सुखा इसलिए देती हैं क्योंकि अभी हमने क्या बताया था कि इधर से एक नदी आती है, एक नदी इधर से आती है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे जल आते आते जो है तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में एक जो है तो नदी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ का जल आकर इसमें मिल गया, यहाँ का जल आकर इसमें मिल गया, यहाँ का इसमें मिल गया, तो ये वाला जो एरिया है ना वो तो सूखा पड़ गया क्योंकि यहाँ का जो जल था वो नदी के माध्यम से आ गया, नदी स्रोत के माध्यम से, जो मतलब नदी की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के माध्यम से आकर मिल गया, किसमें, मेन नदी में, है ना। इसलिए ये एरिया सूखा पड़ गया, ये एरिया सूखा पड़ गया, ठीक है। तो कितने एरिया को वह सुखा देती हैं, 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि निम्न में से नगदी फसलें कौन सी हैं। नगदी फसलें इसे बोलते हैं, इसे रोपण फसलें भी बोलते हैं, इसे व्यापारिक फसलें भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी हैं, हमें ऑप्शन है गन्ना एवं जूट, कपास, मक्का, ज्वार, चना व बाजरा, ठीक है। तो इसमें गन्ना एवं जो जूट है ये वाली जो फसलें हैं ये फसलें जो है तो नगदी फसलें हैं, ठीक है। व्यापारिक फसलें हैं, रोपण फसलें हैं, इनकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर इनको उखाड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है, वही है रोपण फसलें। और अगर नगदी फसलें की बात करें तो गन्ना एवं जूट का जो उपयोग है वो बेचने के लिए किसान करता है, ठीक है, बेच करके नगद राशि प्राप्त करता है, ठीक है। इसलिए इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चाय के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है जैसे कि मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल और असम, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है,
ठीक है। यहाँ पे चाय के बागान है। चाय जो है तो एक रोपण फसल है, एक व्यापारिक फसल है, वाणिज्यिक फसल है चाय, ठीक है। ये चाय, ठीक है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो पश्चिम बंगाल और असम का, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है चाय। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम सिल्क का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सिल्क का उत्पादन कहाँ पे? ऑप्शन है बिहार व असम, उत्तर प्रदेश, बंगलौर और शिलांग, ठीक है। तो कहाँ पे किया जाता है सिल्क का उत्पादन जो है वो हो जाएगा बिहार और असम, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सिल्क का मतलब जो है तो ऐसे कपड़े होते हैं जो चिलकते हुए दिखाई देते हैं, मतलब वो जो है तो चिलकते रहते हैं, ठीक है। उनमें ऐसा जो है तो कुछ ऐसी चीज़ ही मिली होती है कि वो कपड़ा जो है तो पूरा सिल्क की तरह चमकता रहता है, ठीक है। तो उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार व असम में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा एक प्रमुख पौराणिक तीर्थ पर्यटन स्थल कौन सा है, ठीक है। हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का पौराणिक तीर्थ पर्यटन स्थल कौन सा है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, कैथल, पेहवा और ज्योतिसर, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत की कौरव पांडवों की जहाँ पे लड़ाई हुई थी वही जगह है कुरुक्षेत्र, ठीक है। और यह पौराणिक का मतलब क्या होता है? पुराना, सबसे पुराना तीर्थ पर्यटन, तीर्थ यानी कि जो है तो तीर्थ स्थल, और पर्यटन का मतलब होता है जो है तो एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है तो बहुत सारे लोग यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए या पिकनिक मनाने वगैरह जाते हैं, वही जो है तो पर्यटन कहलाता है। तो हरियाणा का सबसे प्रमुख प्राचीन पुराना तीर्थ पर्यटन कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा एवं मानस वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा? तो जो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है कहाँ है? असम में है। अभ्यारण्य क्या होता है? जहाँ पे जानवरों की देख रेख की जाती है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, वही अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियाक ये भोजन है, मैनियाक क्या है? एक भोजन है, कहाँ का है? हमें ऑप्शन है गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेजान व पेरू, ठीक है। तो कहाँ का है? इसका सी नंबर ऑप्शन जो ये है अमेजान, ठीक है। अमेजन का जो है तो खाना है, भोजन है, कौन? मैनियाक। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।